नमो बुद्धाय साथियों। परशुराम और परशुराम का उदात्तीकरण जब से भाजपा 2014 में ईवीएम घोटाला करके केंद्र में आई और लगातार आई, इस बार भी ईवीएम घोटाला करके आई, तो ब्राह्मणों का उदात्तीकरण और उनके हिंसक प्रतीक परशुराम का उदात्तीकरण बीजेपी के द्वारा शुरू हुआ। मगर ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में एक बड़ा संघर्ष जो चल रहा था, उस बड़े संघर्ष को भी उजागर करने वाला परशुराम एक कैरेक्टर है। महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के साहित्य में, समग्र साहित्य में महात्मा ज्योतिराव फुले इस मिथक कथा का पुरजोर विरोध करते हैं और परशुराम को नोटिस भेजते हैं, अगर तू है तो आ जा। तो ज्योतिबा फुले भी उसको काल्पनिक मानते हैं। मगर ब्राह्मणों ने महाभारत के माध्यम से, खासकर के अध्याय नंबर 3 के द्वारा ये प्रचार में लाया कि पहले क्षत्रिय थे, मगर परशुराम के द्वारा 21 बार क्षत्रियों को मार डालने के कारण, उनका नरसंहार करने के कारण अब कोई क्षत्रिय वजूद में नहीं है। तो ये बात क्षत्रिय लोगों को चुभती है, मगर वो लोग ब्राह्मणों के द्वारा ये जो बात प्रचार में लाई जाती है कि 21 बार क्षत्रिय का नाश किया गया और वो खत्म हो गए, वर्तमान में कोई क्षत्रिय नहीं है, ये जो बात परशुराम को आधार बनाकर ब्राह्मणवादी लोग जब बोलते हैं, तो क्षत्रिय लोग इस बात का खुलकर विरोध क्यों नहीं करते हैं, ये बड़ा सवाल है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रथम राज्याभिषेक किया था तो ब्राह्मणों ने उनको शूद्र कहा था, ब्राह्मणों ने उनको क्षत्रिय मानने से इनकार किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ब्राह्मणों के वर्चस्व के लिए चुनौती बन गए थे, वो उनके इशारे पर नाचने वाले राजा नहीं बने थे। जब उन्होंने प्रथम राज्याभिषेक का आग्रह किया तो ब्राह्मणों ने विरोध किया, शूद्र कहकर विरोध किया। तो शिवाजी महाराज का बड़ा झगड़ा इन ब्राह्मणवादी लोगों के साथ हुआ है। इसका हिस्टोरिकल आधार उनके प्रथम राज्याभिषेक के रिकॉर्ड से पता चलता है। उन्हीं के खानदान के एक आखिरी राजा थे प्रताप सिंह भोसले महाराज, इन्होंने भी राज्याभिषेक के लिए आग्रह किया। तो सतारा जिले में वाई नामक एक जगह है जो ब्राह्मणों का अड्डा तब भी था, आज भी है। तो वाई में ब्राह्मणों की मंडली इकट्ठा हुई और उन्होंने प्रताप सिंह महाराज को शूद्र माना, क्षत्रिय मानने से इनकार किया। हद वहां तक हुई कि बालाजी पंत नातू पेशवा, इसको इन ब्राह्मणों ने, पंडों ने कन्विंस किया और कर्नल ओवंस जो ब्रिटिश अधिकारी था उसको घूस दिया और तुरंत बाद प्रताप सिंह महाराज को पदच्युत किया, उसको राजगद्दी से हकाल दिया। यानी ब्राह्मणों को कितना गुस्सा दिला रहा था कि शिवाजी महाराज के खानदान का राजा ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दे रहा था, तो उन्होंने उसके राज्य से बेदखल कर दिया और वाराणसी में कैद करके उनको सड़ाकर मारा। तो ये क्षत्रिय होने का दावा केवल क्षत्रिय होने का दावा नहीं था, ब्राह्मणों के वर्चस्व को नकारने का मामला था। आधुनिक भारत में शाहू छत्रपति महाराज को उदाहरण देखिए,
1896 में वेदोक्त प्रकरण का विवाद हुआ और 1903 में उसका हल हुआ। तो ब्राह्मण तिलक ने भी राजोपाध्याय नामक ब्राह्मण को आधार बनाकर शाहू महाराज को शूद्र कहकर अपमानित किया। तो केवल क्षत्रियों का मामला नहीं है, तो हमारे बैकवर्ड कास्ट के लोग भी जब शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, शाहू छत्रपति महाराज, इनका संघर्ष जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ब्राह्मण लोग उनको क्षत्रिय मानने से इनकार करते हैं। तो ये सवाल स्वाभाविक खड़ा होता है कि क्षत्रियत्व यानी क्षत्रिय पद क्या है, और क्षत्रिय और ब्राह्मण ये पुराना संघर्ष कब से चल रहा है। बाबा साहब अंबेडकर 26 नवंबर 1956 को वाराणसी में आए थे, BHU में उन्होंने स्पीच किया था और वहां उन्होंने ये कहा था कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों का एक प्राचीन संघर्ष चला आ रहा है। नाग और ब्राह्मणों का एक संघर्ष चला आ रहा है और ब्राह्मणों ने बहुत सालों बाद पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में, दशम कांड में पुरुष सूक्त जोड़ दिया। तो बाबा साहब अंबेडकर का ये दावा है, जिसमें ब्रह्मा के द्वारा जो बखान किया गया है कि मुंह से ब्राह्मण हुआ, बाहु से क्षत्रिय हुआ, कमर से वैश्य हुआ, पैर से शूद्र हुआ। तो ये लंबी लड़ाई नाग बनाम ब्राह्मणों की लड़ाई चल रही थी, ये प्राचीन लड़ाई है। दूसरी एक लड़ाई क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण की चल रही थी और ब्राह्मणों ने हिंसा के जरिए से क्षत्रिय राजाओं को मार डाला, हत्या की, और बाद में उन्होंने वर्ण व्यवस्था का जो पुरुष सूक्त है बाद में जोड़ दिया, पहले ऋग्वेद में नहीं था। एंशियंट लिटरेचर में खत्तीय शब्द मिलता है। मौर्य खत्तीय डायनेस्टी के लोग थे, शाक्य मुनि खत्तीय थे और 16 जनपद के लोग खत्तीय थे। और खत्तीय लोग जो थे वो ब्राह्मण विरोधी थे, शाक्य भी, कोलीय भी, वज्जी लोग भी। तो खत्ती लोग यहाँ के प्राचीन नाग लोग थे, वो खेती भी करते थे, राजपाट भी करते थे और उनके पार्लियामेंट में वो चुनकर भी जाते थे। तो खत्तीय गण संघ जो थे वो वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं था, बल्कि वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी लोग थे, नाग वंश के लोग थे। तो खत्तीय शब्द का ही अपभ्रंश शब्द क्षत्रिय है। ब्राह्मणों के साथ बड़ी लड़ाई लड़ी क्षत्रिय लोगों ने, खासकर कि बौद्ध क्षत्रियों ने। तो महाभारत लिखते समय ब्राह्मणों ने इन्हीं क्षत्रियों को म्लेच्छ कहा, इन्हीं क्षत्रियों को ब्राह्मणों ने म्लेच्छ कहा, राक्षस कहा। ऋग्वेद में 3.115 से लेकर 117 में यह बताया गया है कि क्षत्रिय, सभी क्षत्रिय पुरुष परशुराम के हाथों से मारे जाने के बाद उन क्षत्रिय की विधवा क्षत्रिय महिलाएं ब्राह्मणों के पास जाकर अपने पेट से संतति उत्पन्न करने की ब्राह्मणों से विनती करती है। इस तरह महाभारत कहता है कि क्षत्रियों का पूर्ण नरसंहार करने के बाद जो क्षत्र अर्थात क्षत्रिय महिला बची थी, उन पर ब्राह्मणों के बीज डालकर परशुराम ने 9 क्षत्रियों का निर्माण किया। ब्राह्मणों ने योजना बनाकर परशुराम की कहानी रची और परशुराम की कहानी रचकर पंडितों ने, ब्राह्मणों ने योजना बनाकर क्षत्रियों की इतनी घृणा की कि 21 बार मारा।
21 बार मारने का क्या संदर्भ है? क्यों मारा? ऐसा क्या बिगाड़ा था क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का? तो माननीय फिट्जगेराल्ड महोदय, हिल्ट बीटल जैसे विश्वविख्यात संशोधक और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में क्यों झगड़ा चल रहा था, इसके अंडरकरंट्स को प्रस्तुत किया है, समझाया है और उसके अंडरकरंट को ठीक से समझकर ये बात प्रस्तुत की है, खासकर कि फिट्जगेराल्ड महोदय ने, कि महाभारत का वास्तविक कैरेक्टर, महाभारत का वास्तविक जो किरदार है वह कौरव या पांडव नहीं है या कृष्ण नहीं है, ये तो उपपात्र है। मगर महाभारत का वास्तविक कैरेक्टर परशुराम है। परशुराम का जिक्र महाभारत में 130 बार आता है। महाभारत में इतना वर्णन परशुराम का ही आता है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परशुराम ही आतंकवादी, हिंसक, परशुराम ही महाभारत का मुख्य कैरेक्टर है। और जिसका मकसद, परशुराम का मकसद क्या है? क्षत्रियों की हत्या करना। ये थोड़ा विरोधाभासात्मक है। अहिंसा परम धर्म, ये महाभारत में बार बार दोहराया गया है। और दूसरी तरफ क्षत्रियों को 21 बार मार डाला गया है। क्षत्रियों की हत्या करने के लिए ही कृष्ण के द्वारा कौरव और पांडवों का युद्ध बताया गया है। और क्षत्रिय भाई कहता है कि मेरे सामने मेरे ही क्षत्रिय पूर्वज है, क्षत्रिय वंशज है, मेरे भाई है, चचेरे भाई है, मेरे ताऊ है, मेरे चाचा है, मैं इनको कैसे मारूं? तो कृष्ण के जरिए से महाभारत लिखने वाले पंडितों ने लिखा, तू उन्हें केवल मार, तुम्हें जो कहा गया केवल तुम्हें वो काम करना है। ये डिवाइन वॉर है, ये दैवी युद्ध है। और महाभारत की कहानी का जो मुख्य सूत्र यही है कि क्षत्रियों को क्षत्रियों के हाथों से मार डालो। जिसमें युद्ध होता है, युद्ध में आपस में मार दिए जाते हैं। फिर एक क्षत्रिय अंधा जो धृतराष्ट्र होता है वो बचा रहता है, वो बच जाता है। और दूसरा एक जो क्षत्रिय होता है जन्मजय, वो बच जाता है। मगर खांडव वन में पांडवों के द्वारा नागों को जला दिया गया होता है और जब वो नागों को जलाकर मारते थे तब उसमें से एक अगस्त्य मुनि के द्वारा कुछ क्षत्रिय बच जाते हैं, तो युद्ध समाप्त हो जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद जो नाग का एक वंशज था, वो नाग का वंशज जो बचा हुआ क्षत्रिय है उसके महल में घुसता है। और घुसने के लिए महाभारत में वर्णन बताया गया है कि वो जो पुष्पमाला होती है, वो पुष्पमाला में अपने आप को लपेट लेता है और उसके गले में जब उसको पुष्पमाला डाली जाती है तो नाग उसको डसता है। तो महाभारत का मूल संदेश ये है कि परशुराम यानी ब्राह्मण क्षत्रियों को मारेगा, क्षत्रिय नागों को मारेंगे और बचा हुआ नाग का वंशज बचे हुए क्षत्रियों को मारेगा। अगर क्षत्रियों को अपना वंशज बचाना है तो आपको नाग को मारना होगा। इसलिए नाग बलि यज्ञ, एक यज्ञ बनाया गया, नाग बलि यज्ञ, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर में मनाया जाता है और नेपाल में काठमांडू में नाग बलि यज्ञ मनाया जाता है। मगर महाभारत में क्षत्रियों को मारने की एक प्रथा है, उसको भी अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मार दिया जाता है। तो कुल मिलाकर बात को अगर हम देखेंगे कि 21 बार क्यों मारा, मारने के पीछे क्या मकसद है, तो परशुराम के द्वारा कोई वजह नहीं है।
मगर प्रतीकात्मक रूप से बौद्ध नाग क्षत्रियों को मारने के लिए ब्राह्मणों ने लिखा हुआ एक षड्यंत्र है। महाभारत में क्षत्रियों को मारने के लिए अश्वमेध यज्ञ का जिक्र किया गया है। महाभारत के 5.37 में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि आने वाला युद्ध यज्ञ की तरह संहारक होगा। यानी जो अश्वमेध यज्ञ होता है वो क्षत्रियों की मारने का ही प्रतीक है। ब्राह्मणों ने योजना बनाकर महाभारत के माध्यम से क्षत्रियों का मनोबल गिराया। पहली बात तो सभी क्षत्रियों को महाभारत में नियोग के द्वारा पैदा हुआ बताया है, चाहे पांडव हो चाहे कौरव हो, यानी उनका चरित्र हनन किया। धार्मिक रूप से क्या व्याख्या होगी, पर पुरुषों के द्वारा संतति पैदा करना और ये कहानी बताकर क्षत्रियों के कोई नैतिक आदर्शवादी पात्र खड़े किए गए। बाबा साहब अम्बेडकर रिडल्स इन हिंदुइज्म में यही सवाल खड़ा किया था कि नैतिक पात्रों को प्रस्तुत करने की बजाय ब्राह्मणों ने अनैतिक पात्रों को सामने रखा, क्योंकि बौद्ध धर्म नैतिकता पर खड़ा है, ब्राह्मणों ने अनैतिक पात्रों को आगे खड़ा किया। पृथ्वी कहती है कि हे परशुराम, तीसरे अध्याय में, हे परशुराम, मैं इन म्लेच्छ राक्षस असुर क्षत्रियों के बोझ के तले दब गई हूं, इसलिए इनके बोझ से मैं दब गई हूं, इनके भार से मैं दब गई हूं, तो इनको मारकर मेरा बोझ हल्का कर। तो महाभारत खुल्लम खुल्ला क्षत्रियों की हत्या करने के लिए लिखा गया है, एक बात। दूसरी बात, महाभारत में यही लिखा कि जब सभी क्षत्रिय मर गए तो उनकी क्षत्राणी आगे आई और क्षत्राणी ने परशुराम के ही बीज को, ब्राह्मणों के बीज को अपने शरीर में डालकर नए क्षत्रिय पैदा किए, और इसके लिए ब्राह्मणों ने इसको क्षत्रिय लोग मान्यता दे, इसके लिए पृथु नामक क्षत्रिय राजा ऐसे ही पैदा किया गया था। ये कहानी बताकर ब्राह्मणवादी क्षत्रिय कैसा होना चाहिए और ब्राह्मणों के अनुकूल जो क्षत्रिय होता है वही वास्तविक राजा होता है, ये धारणा महाभारत के द्वारा पैदा की गई। फिट्जगेराल्ड, हिल्डबिटल जैसे विश्वविख्यात संशोधकों ने यह प्रमाणित किया है कि परशुराम ये काल्पनिक कैरेक्टर है, और ब्राह्मणों के मन में जब भरद्रथ मौर्य की हत्या कर दी गई उसके बाद ब्राह्मणों ने त्रिपिटक को आगे रखा और त्रिपिटक के बौद्ध साहित्यों की चोरी करके रामायण, महाभारत, गीता लिखे। ब्राह्मणों को यह सुनकर थोड़ा मिर्च लग सकता है कि रामायण, महाभारत, गीता ये बौद्ध साहित्य की चोरी करके आप लोगों ने लिखी है। महाभारत में 40 जातक कथाएं हैं, रामायण में दर्जनों जातक कथाएं हैं, रामायण में 16 बार बुद्ध का जिक्र है, महाभारत में 137 बार बुद्ध का जिक्र है। तो बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया के स्वरूप में रामायण, महाभारत, गीता का लिखान किया गया है। ये बातें ऑन रिकॉर्ड हिस्टोरिकल तौर पर मैं बता रहा हूं, मगर फिट्जगेराल्ड महोदय का और हिल्डबिटल महोदय का ये सब प्रमाण कहना है कि अशोक राजा का डर ब्राह्मणवादी लोगों के मन में बहुत ज्यादा था। कई शताब्दियों तक ब्राह्मण लोग अशोक राजा के कलिंग युद्ध को नहीं भूल पाए थे। तो ब्राह्मणों ने योजना बनाकर सम्राट अशोक जैसे महान प्रतापी राजा को ध्यान में रखकर ब्राह्मणों के मन का भय निकालने के लिए, अशोक राजा को काउंटर करने के लिए परशुराम जैसे एक काल्पनिक कैरेक्टर को पैदा किया। इस आधार पर यह प्रमाणित सिद्ध होता है कि परशुराम ये काल्पनिक है
और महान सम्राट अशोक जैसे प्रतापी राजा को ध्यान में रखकर काल्पनिक कैरेक्टर का निर्माण किया। पिछले वर्ष हम लोगों ने आरटीआई डाला एएसआई को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। उनको ये सवाल पूछा कि क्या परशुराम का कोई बर्थ प्लेस है, क्या परशुराम का कोई बर्थ डेट है, क्या उसके संदर्भ में कोई इंस्क्रिप्शन है, या महाभारत हिस्टोरिकल हो गया है, इसका कोई हिस्टोरिकल डाटा एएसआई के पास है क्या। तो मद्रास प्रोविंस के एएसआई के लोगों ने लिखित में दिया कि परशुराम काल्पनिक है, उसका हिस्टोरिकल होने का कोई सबूत मौजूद नहीं है। परशुराम काल्पनिक है, महाभारत भी काल्पनिक है। अगर क्षत्रियों को उनसे कोई प्रेरणा लेनी है तो महाभारत में आपको आपका इतिहास नहीं ढूंढा जा सकता। इतिहास ढूंढने के लिए इंस्क्रिप्शन चाहिए, और आपके पूर्वजों का जो इतिहास है वो ब्राह्मणों के द्वारा दबाया गया है, उसको जानना समझना जरूरी है। उसी तरह चाणक्य भी काल्पनिक है। चाणक्य का कोई हिस्टोरिकल आधार नहीं है, चाणक्य पैदा होने का कोई सबूत नहीं है। यहाँ तक कि चाणक्य या कौटिल्य इतना घृणित नाम है कि ब्राह्मण लोग भी अपने बच्चों को चाणक्य या कौटिल्य नाम नहीं रखते। कौटिल्य शब्द कुटिल शब्द से बना है, चालाक शब्द से, षड्यंत्रकारी शब्द से चाणक्य शब्द बना हुआ है, तो ब्राह्मण भी जानते हैं। 6ठी शताब्दी में जो संस्कृत में नाटिका लिखी गई मुद्रा राक्षस के द्वारा, मृच्छकटिक, वो नाटिका को आधार बनाकर ये स्टोरी, फेक स्टोरी सामने की गई कि चाणक्य ने फलाना राजा को मारा, नंद राजा को मारा, और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने एक मौर्य घराने के चंद्रगुप्त शूद्र, उसमें कहा शूद्र, केवल शूद्र ही नहीं कहा, मुरा नामक दासी से पैदा हुआ। यानी ब्राह्मणों की इस थ्योरी को मान्य करोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य खानदान पर जो उंगली उठा रहे, चरित्र हनन कर रहे, उस थ्योरी को मान्यता देना होगा। नाटक कोई एविडेंस नहीं है, 6th सेंचुरी में लिखा गया नाटक, और मौर्य राजा हो गए 300 BC में, कोई है उसका तालमेल। मगर ब्राह्मण लोगों को कितना भय लग रहा था अशोक राजा से कि चाणक्य का गुरु बताया। चाणक्य पैदा ही नहीं हुआ है तो गुरु कहां से होगा। जो अर्थशास्त्र जो लिखा गया वो ब्राह्मणों ने मिलकर रखा, और वो वर्ण व्यवस्था को थोपने के लिए लिखा। तो दोनों काल्पनिक कैरेक्टर है। मगर आज उत्तर प्रदेश में पर्दे के पीछे आरएसएस और बीजेपी के लोग लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश से सपा और बसपा की लड़ाई हो जाए, और सपा और बसपा की लड़ाई में एक पार्टी मर जाए, एक पार्टी का वजूद खत्म हो जाए, तो बची हुई पार्टी को दोबारा हम खत्म करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी भले ही सत्ता में है, मगर उत्तर प्रदेश में जो जनाधार है या तो सपा के तरफ है या बसपा की तरफ है। बीजेपी के पास जनाधार नहीं है। बीजेपी ईवीएम घोटाला करके सत्ता में उत्तर प्रदेश में आई है। तो उत्तर प्रदेश में सपा के एक सांसद के द्वारा लोकसभा में एक बयान देना और उसके विरोध में क्षत्रिय लोगों को मैदान में उतरना, यह लड़ाई खुले तौर पर सपा वर्सेस क्षत्रिय नहीं हो रही है, खुले तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली लड़ाई हो रही है। अनुसूचित जाति बनाम क्षत्रिय। तो मायावती जो बसपा की नेता है उन्होंने भी बयान दिया, क्योंकि उनको डर है कि इस लड़ाई में शेड्यूल कास्ट का वोट जो है वो सपा की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, फिर बसपा का क्या होगा। क्षत्रिय वर्ग के अंदर वैचारिक वर्ग को पहल करनी चाहिए। क्या आपकी लड़ाई शेड्यूल कास्ट के खिलाफ है क्या? शेड्यूल कास्ट के लोग तो कभी परशुराम की जयंती नहीं मनाते, ओबीसी के लोग भी परशुराम की जयंती नहीं मनाते। परशुराम के नाम पर डर किसे दिखाया जाता है? डर क्षत्रिय को दिखाया जाता है।
अगर किसी विषय को लेकर विवाद है तो सरकार की यह जिम्मेदारी है, उसके लिए एक्सपर्ट लोगों की कमिटी घोषित कर दिया जाए और उस विवादित मामले का निपटारा कर दिया जाए। मगर उत्तर भारत में, खासकर कि उत्तर प्रदेश में ये युद्ध करवाया जा रहा है और इस युद्ध करवाने में बीजेपी का, आरएसएस का निहित स्वार्थ है। क्षत्रिय लोगों का जो वास्तविक इतिहास है वो बहुत बड़ा इतिहास है और राजा जयचंद्र गढ़वाल को जिन ब्राह्मणों ने गद्दार कहा उसके खिलाफ आप लड़ो। जयचंद्र गद्दार नहीं थे, वो बुद्धिस्ट राजा थे जिनके द्वारा अंतिम वो ऐसे राजा थे जिन्होंने महाबोधि महाविहार को प्रोटेक्ट किया था। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट के लोगों को भी क्षत्रियों के इतिहास के बारे में जानने और समझने की जरूरत है। 2011 में राजस्थान के क्षत्रिय लोगों का और वहां के लगभग 11 ट्राइब्स लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ और उस 11 ट्राइब्स लोगों का डीएनए टेस्ट करने के बाद यह तथ्य सामने आया कि क्षत्रिय लोगों का जो डीएनए है वो यही के नेटिव लोगों के साथ मिलता है। माइकल बामशाद के डीएनए से ब्राह्मण लोग बाहर से आए, ये सिद्ध हो गए। मगर डीएनए के आधार पर एक थ्योरी और काम करती है और वो थ्योरी है संस्कृत में लिखे गए वर्णन। संस्कृत में द्विज शब्द ब्राह्मण के लिए है, द्विज शब्द क्षत्रिय के लिए भी है और द्विज शब्द वैश्य के लिए भी है। तो इंडोलॉजिस्ट लोग इसकी व्याख्या कर सकते हैं, मगर कुछ डीएनए एक्सपर्ट लोगों ने यह मान लिया कि द्विज यानी 3 वर्णों का एक समूह है। तो ऐसा नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय से ऊंचा होता है, ब्राह्मण वैश्य से ऊंचा होता है। अगर ब्राह्मण का ही क्षत्रिय भाई होता तो ब्राह्मणों की जरूरत क्यों हुई कि उनको 21 बार मार डाला। क्षत्रिय लोग जो है वो नागवंशीय लोग थे और उनका इतिहास पुराणों में नहीं है, उनका इतिहास रामायण महाभारत में नहीं है, उनका इतिहास अभिलेखों में है, उनका इतिहास पुरातात्विक साधनों में है। पुरातात्विक साधनों को जानना होगा, समझना होगा और उस इतिहास की नए सिरे से व्याख्या करना होगा। मगर इस मौके पर इतिहास का विकृतीकरण करने वाले लोगों को पकड़ो। क्षत्रिय भाइयों, इतिहास का विकृतीकरण करने वाले कौन बदमाश है उनको पकड़ो। जो निहत्थे लोग हैं, निशस्त्र लोग हैं, साधनहीन लोग हैं, जिनके पास जमीन के टुकड़े भी नहीं है, उन लोगों के साथ लड़कर आपको क्या मिलने वाला है। जो उनको शूद्र बनाए, जो उनको अछूत बनाए, जो उनको हजारों वर्ष से गुलाम बना के रखे हुए, उनसे लड़कर आपको क्या मिलने वाला है। उन्होंने तो कभी परशुराम का समर्थन नहीं किया, उन्होंने तो कभी जयचंद को गद्दार नहीं कहा। ब्राह्मणों ने योजना बनाकर क्षत्रियों की इतनी घृणा की है कि ब्राह्मणों ने उनको सिथिनियन कम्युनिटी कहा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अलग अलग यूनिवर्सिटी में क्षत्रियों को विदेशी कहा है। हम कह रहे हैं क्षत्रिय भारत के मूल निवासी है और ब्राह्मण लोग विदेशी है। और ब्राह्मणों का जो डीएनए R1 A1 ये विदेशी डीएनए है, मगर ब्राह्मण लोग आपको विदेशी कह रहे हैं। आप उनके साथ लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हो। फिल्मों में खलनायक के तौर पर क्षत्रिय लोगों को दिखाया जाता है, विलन के तौर पर क्षत्रिय लोगों को दिखाया जाता है। असली विलन तो ये ब्राह्मणवादी लोग हैं। तो इस मौके पर क्षत्रिय काल्पनिक है, परशुराम चाणक्य काल्पनिक है, परशुराम काल्पनिक है। और मैंने पिछली बार दोनों को काल्पनिक होने के सबूत पेश किए थे। और जो कोई हमारे सिद्धांत को झुटलाएगा उसको 1-1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। अब उस इनाम की राशि में बढ़ा रहा हूं। चाणक्य काल्पनिक है, ये हमारा सिद्धांत है। परशुराम काल्पनिक है, ये हमारा सिद्धांत है। तो जो इस सिद्धांत को झुटलाएगा उसको 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। चाणक्य पर 5 करोड़ और परशुराम पर 5 करोड़।
और जो कोई ब्राह्मण जयचंद्र गढ़वाल को गद्दार साबित करेगा उसको 5 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इस मौके पर 15 करोड़ का ऑफर है ब्राह्मणवादी लोगों के लिए, ब्राह्मणों के लिए। वो इतिहास को छेड़े नहीं। जयचंद्र गढ़वाल को किसने मारा? पृथ्वीराज चौहान को किसने मारा? वो ब्राह्मण कौन लोग थे जिन्होंने आक्रांता मुसलमानों को भारत में बुलाया? वो सारा इतिहास बाहर आएगा। और जो राजनीति चल रही उत्तर प्रदेश में, मैं सपा और बसपा के कार्यकर्ता और नेताओं को अपील करता हूं, करबद्ध विनती करता हूं, क्षत्रिय भर से सपा की लड़ाई होने से शायद उनको ऐसा लग रहा है कि शेड्यूल कास्ट का वर्ग सपा की तरफ आएगा। ये वास्तविक लड़ाई नहीं है, एक जाल है और इस जाल में सपा बसपा को खत्म करने का एक बहुत बड़ा साजिश है। इस साजिश को सफल न करे क्षत्रिय लोग भी। और जो उनका सीएम है वो तो आरएसएस बीजेपी का काम कर रहा है। आपकी